Good evening, everyone. Today's topic is important modern age writers and their works. तो राइटर्स को पढ़ने से पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड 100% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट UGC नेट बट अदर एग्जाम्स के लिए भी इट इज़ रियली हेल्पफुल. सो द टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न पीरियड इज़ 1901 से 1945. ना यहाँ पर ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो उनको मैं कहूँगी कि इन डेट्स पे ना ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करो क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी. आपको बस आइडिया होना चाहिए. और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, डिवीजन होता है. जैसे 1901 से 1910 तक एडवर्डियन पीरियड, देन 1910 से 14 जॉर्जियन पीरियड. सो उसको हम देखते हैं वो क्यों है. तो 1901 में क्वीन विक्टोरिया डाइज. तो इससे पहले वाली जो एज है विक्टोरियन एज, तो उसमें क्वीन विक्टोरिया थी. ठीक है, इनके रेन के दौरान ही वो एज रही थी. So Edward VII ascends the throne. That is why this period is called the Edwardian period. 1910 में King Edward VII dies and George V ascends the throne, and that is why this period is called as Georgian period. Now 1912 में important event हुआ, टाइटैनिक डूब गया. 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड और 1918 में ख़त्म हुआ. ना इसके बाद 1930 आता है और यहाँ पे होता है ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ये एक इकोनॉमिक डिप्रेशन था क्योंकि देयर वाज अ मेजर फॉल इन स्टॉक प्राइसेस इन US. तो कहा जाता है कि ये लॉन्गेस्ट डिप्रेशन था 20th सेंचुरी का. नेक्स्ट इज 1935. किंग जॉर्ज फिफ्थ डाइज एंड एडवर्ड एट असेंड्स द थ्रोन. नाउ एडवर्ड एट एक साल तक रूल करते हैं. उसके बाद व्हाट ही डिड इज कि ही मैरीज एन अमेरिकन डाइवोर्सी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या चर्च ऑफ इंग्लैंड को ना ये पसंद नहीं आता और वो इनके डिसीजन को कंडेम करते हैं. दैट इज़ वाई ही वॉलेंटरीली अपने थ्रोन को छोड़ देते हैं. सो 1936 में फिर क्या होता है? कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज सिक्स्थ. 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड एंड 1945 में एंड होता है. Now world war has a huge impact on writers of modern age. So these are the important events which happened in this age. Next हम features पढ़ेंगे. इंडिविजुअलिज्म. इंस्टेड ऑफ सोसाइटी को एम्फेसाइज करना, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे मॉडर्न राइटर्स. नाउ एक्सपेरिमेंटेशन. राइटर्स बहुत से एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे कि यूज़ ऑफ मिक्स्ड इमेजेस एंड थीम्स. एब्सर्डिटी. नाउ एब्सर्ड प्लेस में क्या होता था, जिनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, जिसमें करेक्टर थ्रू आउट प्ले कन्फ्यूज्ड रहता है. नॉन लीनियर टेल्स, यानी कि ऑर्डर नहीं है स्टोरी का. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज़ फ्री फ्लोइंग थॉट्स और इंटरनल मोनोलॉग्स. जो भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं उनको फ्रीली एक्सप्रेस करना. देन नेक्स्ट फीचर इज ओपन वर्स और फ्री वर्स, दैट इज़ नेचुरल स्पीच जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है. इसमें कोई कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न या राइम नहीं होता है. देन क्रिएटिव टेक्निक्स लाइक सिम्बोलिज्म, like using symbols to represent things. Then there is declination of sentiments and values. तो विक्टोरियन राइटर्स तो बिलीव करते थे होम लाइफ में, बट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि लव हैड बिकम लेस ऑफ अ रोमांस एंड मोर लाइक अ ग्रीड. तो ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि मॉडर्न पीरियड में वैल्यूज़, फीलिंग्स और इमोशंस डिक्लाइन होने लगी थी. मॉडर्न पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मशीनरी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जोरों पर था. इंटरेस्ट इन वर्किंग क्लास पीपल. नेक्स्ट we'll discuss literary trends. So stream of consciousness we already discussed, and इस नरेटिव स्टाइल को वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस जैसे राइटर्स यूज़ किया करते थे. सरियलिज्म ये एक मूवमेंट है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद शुरू हुई थी. इसकी शुरुआत ऑन्ड्रे ब्रेटन ने की थी. तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी इमेजेस आती हैं लाइक ड्रीम्स, उनको एक्सप्रेस करना राइटिंग्स में या फिर पेंटिंग्स में, तो ये बहुत इलॉजिकल होते हैं. जैसे कि इंसानों की बारिश होना, तो बूंदों की जगह इंसान बरस रहे हैं, तो हम देखेंगे कितना इलॉजिकल है ये. क्यूबिज्म. दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू अप्रोच टू रिप्रेजेंट रियलिटी. इसे शुरू किया था पेब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रेक ने, और इसमें एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है. यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट लाइक क्यूबिज्म और सरियलिज्म पेंटिंग्स, और वहाँ पे आप देखोगे कैसी पेंटिंग्स होती थी, तो बहुत क्लियर हो जाएगा
कि उस टाइम पर राइटर्स किस तरह से प्रेजेंट करते थे रियलिटी को। Dadaism is also a reaction to World War First. Look, all these movements, surrealism, cubism, Dadaism, ये सब ना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही शुरू हुई थी एज अ रिएक्शन। तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में ना एब्सोर्डिटी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। सो Dadaism also rejects logic, reason and instead expressing nonsense and irrationality. Now expressionism ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के थोड़ा पहले शुरू हो गया था 1910 में। तो इसमें आर्टिस्ट या राइटर सीक्स टू एक्सप्रेस द इनर वर्ल्ड ऑफ इमोशन रादर देन एक्सटर्नल रियलिटी। तो अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस करना और एक्सटर्नल रियलिटी से फिर इनका कोई मतलब नहीं होता था। तो बेसिकली इट अपोजेस रियलिज्म। रियलिज्म में हम सोशल रियलिटी मतलब उसमें दिखाई जाती थी। नेक्स्ट इज इमेजिज्म एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इमेजिज्म वर गिवन बाय एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो कहते हैं कि बी डायरेक्ट, स्टिक टू द पॉइंट एंड राइट इन फ्री वर्ड्स। तो इसमें क्या होता था कि शॉर्ट एंड सिंपल पोइट्रीज होती थी जिसमें अगर एक वर्ड पढ़ें तो उसका क्लियर इमेज हमारे दिमाग में बने। दैट इज प्रिसीजन ऑफ इमेजरी एंड क्लियर एंड शार्प लैंग्वेज। तो पोइट्री बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। एजरा पाउंड ने तो 2 लाइन्स की पोइट्री भी लिखी हुई है, ठीक है, बट जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत प्रीसाइज होने चाहिए और इमेजेस एक्सप्रेस करें वो वर्ड्स। नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म, दैट इज यूज ऑफ सिम्बल्स। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स। तो सबसे पहले पोइट्स पढ़ेंगे। W.B. यीट्स ये आयरिश पोइट थे, इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था। सो फाउंडर ऑफ आयरिश लिटरेरी थिएटर दैट इज़ एबे थिएटर, और बाद में इस थिएटर को बोला गया नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन था। सो लेडी ग्रेगरी, J.M. सिंच एंड एडवर्ड मार्टिन। एंड हिज important works are The Second Coming, The Lake of Innisfree, Easter 1916, The Wanderings of Ossian and Other Poems, The Tower। ये एक पोइट्री कलेक्शन है और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लीडा एंड स्वैन। नेक्स्ट इज A.E. हाउसमैन and his works are Shropshire Lad, To an Athlete Dying Young, Alfred Noyes। Works are The Highwayman, The Torch Bearers। Next is W.H. Auden। So works are Dog Beneath the Skin, The Ascent of F6, On the Frontier, और ये तीनों वर्क्स इन्होंने क्रिस्टोफर ईशोवुड के साथ लिखे हैं। अदर वर्क्स ऑफ W.H. Auden आर फ्यूनरल ब्लूज, September 1st 1939, म्यूज दे ब्योक्स आर्ट, और इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकती है, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। नेक्स्ट इज रूपर्ट ब्रूक एंड हिज वर्क्स आर ग्रेट लवर, सोल्जियर। Robert Graves and his works are Goodbye to All That, I, Claudius। John Masefield and his works are Saltwater Ballads, Midnight Folks, Box of Delight। इसके बाद हैं ड्रामेटिस्ट्स। सो T.S. Eliot, इनके वर्क्स हैं लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, द वेस्टलैंड। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके 5 सेक्शंस हैं, उनके नाम और उन सेक्शंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। दी हॉलो मैन, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये एक क्रिटिकल ऐसे है। सो नेक्स्ट इज J.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एंड इनके ना 2 टाइप्स के प्लेस हैं, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट प्लेस। तो अनप्लेजेंट प्लेस में आते हैं विडोवर्स हाउस, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, द फिलैंडरर, और इनके प्लेजेंट प्लेस हैं आर्म्स एंड द मैन। लुक, J.B. शॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके वर्क्स थोड़े ज़्यादा हैं बट इनके वर्क्स को मिस मत करना। आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, यू कैन नेवर टेल, द मैन ऑफ डेस्टिनी, द डेविल्स वॉक, सीजर एंड क्लियोपाट्रा, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन। Next is John Galsworthy and his work is the Forsyte Saga or the Forsyte Saga. Next are novelists of this age,
एंड आई थिंक मैं नोवेलिस्ट कंप्लीट करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो नॉवलिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जोसेफ कॉनरेड, ग्राहम ग्रीन, अल्डोस हक्सली, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये सब हैं। एंड अ रिमाइंडर कि यूजीसी नेट वालों का एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो जितना भी टाइम बचा है ना वो इनफ है। ये मत सोचना कि कम है टाइम, बहुत है, बट डेडिकेटली पढ़ना शुरू करो तो बहुत सारा कवर हो जाएगा। रिवीजन करो, जितना भी पढ़ो उसे बार बार रिवाइज करो। This is the only key to clear exam. So I hope all of you will do your best in your exams, and do comment how you feel about this video, or if you have any doubt, because comments are the only way I can communicate with all of you. So that's it for this video, and thank you for watching.